ओके, सो विल स्टार्ट विथ मिनरल्स एंड रॉक्स. अगर हम सोचें कि व्हाट आर मिनरल्स, सो सिंपली मिनरल्स आर केमिकल कंपाउंड्स, which do not exist by themselves. They need someone to get associated with. Okay, जैसे कि हम जब कॉलेज में पहले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हम अकेले ऐसे नहीं घूम सकते, हमारा धीरे धीरे ग्रुप बनता जाता है, तो हम वी ऑलवेज फील लाइक कि हम किसी ग्रुप के पार्ट हों. तो इसीलिए वैसे ही मिनरल्स जो हैं दे आर केमिकल कंपाउंड्स एंड दे आर यूजुअली एसोसिएटेड with one another entity which are generally the rocks. तो rocks के साथ आपके mineral generally associated रहते हैं and आपको rocks में भी minerals के particles मिलेंगे. So minerals are basically what they are, the chemical compounds which are associated with rocks. Fine. Hello Pooja. Okay, so okay, let's continue. तो क्या है आपका कि अगर मिनरल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, मिनरल क्या होते हैं आपके, कभी कभी वो अर्थ क्रस्ट पे होते हैं, ठीक है, ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, सो इट इज सॉलिडिफाइड इन नेचर. ओके, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. कभी कभी वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं व्हेन दे आर बियॉन्ड द अर्थ क्रस्ट. ओके, क्योंकि वहां पे ज्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए वहां पे क्या होता है कि वो सेमी मोल्टन फॉर्म में होते हैं. ठीक है, so mineral can either be in solid form or in a molten form or semi solid form, okay, depending upon their place of existence. Fine. If they are on the earth's crust they will be usually solidified, but if they are beyond that they are either semi solid or they are in molten state. ओके, सो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल कंपोजिशन क्या क्या है, ठीक है. अगर हम देखेंगे, देखो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में ये सब आ जाएंगे, तो आपको इसीलिए थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा. ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, है ना, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम. तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये तो याद नहीं रहेगा, या फिर आपको याद रह जाएगा, मुझे नहीं रहता था. तो हम क्या करते थे, इसको ऐसे ऑक्सी, सिली, आलू, है ना, ऐसे आयरन को कुछ बना दिया, कैल्सी, है ना, ऐसे करके हम लोग इसको कैसे कैसे करके निमोनिक्स बना के याद रखते थे. तो इट इज अप टू यू, मैं यूजुअली कभी कभी निमोनिक शेयर कर दूंगी आपसे, नहीं तो आप खुद का भी बना सकते हो. तो इसीलिए अगर हम अपने क्लास को फिर से स्टार्ट करें, दैट इज मिनरल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट में मिनरल कंपोजिशन जनरली क्या क्या होता है, विच मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट. ओके, so 98% of the total earth's crust composition is of these minerals. ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन याद रहेगा. सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन कैसे याद रखोगे, सिलिकेट्स, सैंड से याद रख लो, है ना, सैंड से सिलिकॉन. सो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, है ना, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम. ठीक है, तो आयरन, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम इस तरह से याद रख लो कि हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टीवी में जो एड्स दिखाते हैं तो उसमें जनरली बोलते हैं इसमें आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है. ठीक है, उस हिसाब से याद रख लो कि आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम. ठीक है, और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन इज यूजुअली प्रेजेंट एवरीवेयर दैट यू नो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम के लिए आपको स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा. तो ये जो चीजें हैं, और एक भी है यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया है, दैट इज मैग्नीशियम. ओके, सो इट इज योर 336 to 8. Okay, so 8 minerals constitute about 98% of the earth's total crust. Okay, so it is oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, potassium. Fine. Rest of the 2% consists titanium, hydrogen, phosphorus, manganese, sulfur, carbon, nickel and other elements. So these are not that important. Since these are very important, you can just remember them. Now examination point of view से इसमें क्या important है? Examination point of view से इसमें ये important है कि how much of the percentage, इसमें सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? इसमें जो minerals हैं, इसमें sequence wise अगर हम decreasing order में या increasing order में आपके एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, तो आपको ये this will be your homework. Okay, now you have to do some homework also, because everything
everything that is in syllabus that cannot be taught within 1.5 hours every day. There are sometimes some technical glitches, or like you just study for Tuesday to Friday, your classes are there, so you have to also do some homework. So here homework, you can just write it out somewhere, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो हमारे मिनरल्स हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेट करना है. फाइन. ऑन द अर्थ क्रस्ट कौन सा सबसे कम है, उससे कौन सा थोड़ा सा ज्यादा है, इस हिसाब से. फाइन. नाउ गोइंग फर्दर. ओके. यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसे पहले सुन लो. द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिव. अभी जो मैंने आपको बताया था कि दीज एलिमेंट्स, ये जो मिनरल्स है ना, ये अकेले नहीं मिलते. दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम कंपाउंड. ओके. So these are generally seen in combination with other elements that I already told you. These substances are recognized as minerals. Fine. All at least 2000 minerals are identified on the earth's crust. This is not that important. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जो कॉमन वंस हमारे हैं, जो कॉमन मिनरल्स हैं, हम उसको 7 मेजर ग्रुप मिनरल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो हमारा अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हुआ कि मिनरल्स क्या है. मिनरल्स आर द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट एक्सक्लूसिव, व्हिच आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिव. दे आर ऑलवेज सीन इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स. फाइन. देन मिनरल्स के हमारे मेजर 7 मिनरल ग्रुप्स हैं. ठीक है. ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट हो गया कि 98% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, है ना. ये सारी चीजें आपको लिखना है. आयरन, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सारे मैग्नीशियम. ठीक है. ये सबका आपका होमवर्क क्या था कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. फाइन. नाउ कमिंग टू द मेजर ग्रुप्स, जो हमने कहा कि 7 मेजर ग्रुप्स हैं, उसमें फर्स्ट वन इज सिलिकेट्स. ओके. नेक्स्ट वन इज ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स, carbonates, native element, and halides. Okay. Now I guess you might have heard of these things. I feel like Pralipta has heard. Can you just tell me, you guys, on in the chat box, have you heard of all these things? These major mineral groups that I'm talking about. कभी सुना है इसके बारे में? सुना तो होगा, पर कुछ पता है इसके बारे में? एक minute, guys. Can you just listen? Like, am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Am I audible, Satyajit? Yes, ma'am. Okay. I don't know what is the issue, but it's okay. I'll try to sort it out. There is some network problem over here. अभी भी आवाज बहुत लो आ रही है पूजा क्या? It's still very low. Okay, fine. We'll just continue with the class. I'll try to be louder. ठीक है? तो पहले सुन लो, फिर मैं आप लोगों को जब फोन से कनेक्ट करूंगी तब मैं आप लोगों से सुनूंगी जो आपके डाउट्स होंगे. नाउ 7 मेजर मिनरल ग्रुप्स. अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि हमारे पास 7 मेजर मिनरल ग्रुप्स हैं. इसमें डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज सिलिकेट, नेक्स्ट वन इज ऑक्साइड्स, थर्ड वन इज सल्फेट, सल्फाइड्स, कार्बोनेट,
native elements and halides. Okay, now we will go to them one by one. Fine. जब मैं आपको बोल रही हूँ silicates, in the previous classes, you know, when I was telling you black soil, you remember cotton black soil, I must have told you कि जो ब्लैक सॉइल होता है रेग्यूर सॉइल होता है ना, मैंने क्या बोला था कि वो वोल्केनिक इरप्शन से बनता है, वो बसाल्टिक रॉक से बनता है. ठीक है, मैंने ये बोला होगा, आप लोग को अगर याद होगा तो वो जो बसाल्टिक रॉक मैंने बोला था उसमें ना ये वाले मिनरल सबसे ज्यादा रहते हैं. सिलिकेट्स आर मेनली प्रेजेंट इन द बसाल्टिक रॉक्स. ठीक है, एंड द बसाल्टिक रॉक्स आर आल्सो नोन एज igneous rock. ठीक है, igneous rocks comes out of the volcanic eruption. Fine. Now see, here I have written the igneous rocks are composed of virtually all silicates. Fine. Now silicates, any member, what are silicates? Any member of a family of anions consisting of silicon and oxygen. ठीक है, family of anions, humanities, whatever. See, here आपको बहुत ज़्यादा scientific नहीं होना है. ठीक है, ये बस एक definition है, that's why I have mentioned it. In examination you need not be very scientific or very thorough with the concept. You should know the concepts. Fine. Anions मतलब negatively charged. Fine. Anyone? What are anions? Pralipta, what are anions? Can you guys hear me? What are anions? Okay, fine. We'll just move ahead. Now, any member of a family of anions consisting of silicon and oxygen, ठीक है? ऐसी families, you know, anions की which has silicon and oxygen in them, those are known as silicates. ठीक है? Owing to their abundance on earth constitute the most important mineral class. ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं in abundance. That is why they are the most important mineral class. Okay? Why? Because 25% of all known minerals and 40% of the most common ones are silicates. Fine. Okay. तो आपको बस सिलिकेट्स के बारे में क्या याद रखना है, मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. सिलिकेट्स के बारे में याद रखना है कि जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन हो. ठीक है, और वो एक फैमिली ऑफ अनायन होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. फाइन. बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं ये. They are there in abundance on the earth's crust. Okay, now how much abundance is there? 25% of all known minerals and 40% of the most common ones are silicates. ठीक है, so around 25% जितने भी मिनरल अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उसमें से 25% जो है आपके वो सिलिकेट्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि मेनली मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. सो सिलिकेट्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. ओके, they are one of the most abundant and most important mineral classes. Why? Because 25% of all known minerals are silicates. Fine. और ये igneous rocks में भी होते हैं. ठीक है, अभी हम ऑक्साइड्स पे आएंगे. सेकेंड वन वाज ऑक्साइड्स. ओके, so your igneous rocks, sorry, oxides are the chemical compounds with one or more oxygen atoms combined with another elements. ठीक है, सिंपली इसको याद रखो, इसमें साइंटिफिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है. ऑक्साइड क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है. ठीक है, एक केमिकल सब्सटेंस है with more one or more oxygen atoms. ठीक है, combined with an another element. एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन, एक या दो एटम ऑफ ऑक्सीजन जब एक दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कुछ बनाता है, ओके, दोज आर नोन एज ऑक्साइड्स, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, यू गाइस आर देयर और नॉट, आई जस्ट कांट फिगर आउट. आप लोगों को सुनाई दे रहा है? इज इट ऑडिबल?
ओके ओके ग्रेट, इट्स ऑडिबल ग्रेट, एंड इज इट अंडरस्टैंडेबल? बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना है इसमें, सिंपल सिंपल चीज़ें जो मैं 2-3 पॉइंट बोल रही हूँ वो याद रखना है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे ऑक्साइड्स पढ़ें, ओके, तो ऑक्साइड्स क्या है? अभी मैंने बोला कि दीज आर दोज केमिकल कंपाउंड्स जो कैसे बनते हैं, वन और मोर ऑक्सीजन एटम्स के साथ जब एक अनदर एलिमेंट मिक्सअप होता है देन इट मेक्स एन ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें से कुछ कुछ तो आपको ऐसे ही याद होंगे, है ना? और अगर नहीं होंगे तो ऐसे देख के अभी भी याद होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो याद ही होगा, है ना? H2O, वाटर तो याद ही होगा, ठीक है? तो दीज आर द ऑक्साइड्स। तो इसको याद रख लो, क्योंकि अगर एग्जाम में सिंपली साइंस के उसमें भी आ गया, केमिस्ट्री के थ्रू भी आ गया कि विच वन ऑफ दीज आर ऑक्साइड्स, तो एटलीस्ट आपको इतने याद रहने चाहिए कि गलती ना करो। CO2, SO2, CaO, CO, ZNO। देखो, जब हम जनरल स्टडीज पढ़ते हैं ना तो उसमें हर चीज, उसमें कॉमन सेंस ज्यादा लगाना होता है। जनरल स्टडीज आपको जनरली हर चीज ऑब्जर्व करके अपने दिमाग में रखनी होती है, उसको पढ़ के पूरा खत्म करने का इंटेंशन नहीं होता है। जनरली ओवरव्यू कि क्या हो रहा है इसमें, उसी हिसाब से, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि ऑक्साइड्स है, सिलिकेट्स हैं। सिलिकेट्स में हमको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिलिकेट्स में याद रखना है कि दीज आर मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ठीक है? फिर उसमें क्या याद रखना है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है? बस सिलिकेट्स के बारे में इतना ही याद रखना है। और एक थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि ऑल द इग्नियस रॉक्स हैव सिलिकेट्स, ठीक है? फिर हम ऑक्साइड्स पे आते हैं, द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मिनरल्स, ठीक है? ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं? दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑक्सीजन एटम विद अनदर एलिमेंट। फाइन ना, ऑक्साइड्स के ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड रह गया, वाटर याद रह गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड याद रह गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। फाइन, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन। बहुत छोटे छोटे हैं, अभी से याद रख लो कुछ कुछ। सल्फेट्स, ठीक है? सल्फेट्स में क्या होता है? इसमें आप क्या करो, कैसे नोट्स बनाओ, सल्फेट्स लिखो, इक्वल टू का साइन दो, ठीक है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लस अदर एलिमेंट्स, ऐसे करके नोट्स खत्म करो। फाइन, कि सल्फेट में ये होता है। जितना आसानी से नोट्स बनाओगे ना उतना ज्यादा याद रहेगा। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट रियली वर्क्स, ठीक है? तो हमारे सल्फेट्स में क्या होगा? सल्फर, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स। फाइन, उसका क्या प्रॉपर्टी है? ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसलूसेंट, ठीक है? इसका विजुअलाइजेशन है ये कि ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसलूसेंट ये दिखता है जो सल्फेट्स मिनरल होते हैं। Soft, it is soft in nature, it is heavy and it is lightly colored, ठीक है? बहुत ज्यादा intensely colored नहीं होता है ये lightly colored होता है, soft होता है पर heavy होता है, ठीक है? And it is transparent to translucent, it is not opaque, ठीक है? Now the most important point here is it contains sulfur, oxygen and other elements. तो sulfur, oxygen याद रख लो, sulfur, oxygen और other elements. Fine. Now these was all about sulfates from examination point of view. Now coming to sulfides. Sulfides contains a sulfur and a metal. Fine. यहाँ पे सल्फर, ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स थे, यहाँ पे है सल्फर एंड अ मेटल। तो हम फिर से लिखेंगे सल्फाइड इज इक्वल टू सल्फर प्लस अ मेटल। फाइन, ना वो मेटल क्या क्या हो सकता है? आर्सेनिक हो सकता है, ठीक है, आपका एंटीमनी हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेल्यूरियम हो सकता है। दे कैन बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर सल्फर। फाइन, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सब लिख लो। इससे क्या होता है कि आपके एग्जाम में पर्टिकुलरली एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो ये बस अगर थोड़ा सा पढ़े रहोगे ना, अभी 2-3 बार मैं बोलूंगी उसको सुनोगे, फिर 1-2 बार खुद पढ़ते रहोगे एक वीक में, तो फिर ना तुम्हारा ये सब एग्जाम में मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग तो कभी नहीं आएगा। और इसमें सॉलिड आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स जितना आपके एग्जाम में मार्क्स होगा वो मिल जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा होता है, आपके कट ऑफ आपको क्वालिफाई कराने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है?
हमारा हो गया स्केट हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइड्स हो गया. अभी हम कमिंग टू द फिफ्थ वन, फिफ्थ मिनरल ग्रुप, that is carbonates. Now carbonates, water carbonates, they contain carbonate and other element. ठीक है, they are soft and brittle. Example is limestone. बस खत्म, है ना. They contain carbon, ठीक है, they contain carbonate and other element. Fine, they are soft and brittle. The example is limestone. That's all. Now coming to the sixth one, that is native elements. ठीक है, native elements के बारे में थोड़ा सा जानना important है. So your native elements, they form as individual elements. ठीक है, individually बनते हैं, contains no other substance. That's why it's important. Generally हमने क्या कहा कि mineral एक के साथ associate होके बनते हैं, but native elements क्या करते हैं, they form as individual elements. ठीक है, contains no other substance. 100% pure halides. ठीक है, they are halides. Now I will be giving you a homework. See, halide means this, chlorine, fluorine, okay? And one more thing is also there, so you have to find it out. Fine. Now when you write this 100% pure halides, within bracket write chlorine, fluorine, because these are halides. Okay, now what are these? This will be your homework. Fine. Now see, I want effort from you guys as well. So from the next class, which will be there from Tuesday for the weekdays batch, which you are there, you have to sometimes also, let me know that okay, halides were these. Fine. So they are usually halides and they are 100% pure. So they will have chlorine and fluorine, usually used as building block. ठीक है, they are soft and fragile, जल्दी टूट सकते हैं. ठीक है, soluble in water, तो वाटर सॉल्युबल लिख लो. ठीक है, सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल लिख लो, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी लिख लो, आ सकता है एग्जाम में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% प्योर हलाइड्स है वो. ठीक है, कंटेन्स क्लोरीन एंड फ्लोरीन. फाइन. और नेटिव एलिमेंट से ही याद रख लो, नेटिव मतलब जो अपनी जगह में है. ऐसे अपने आप खुद से बना लो इसका मीनिंग कि नेटिव मतलब जो अपनी जगह पे है. ठीक है, तो उसको और कोई नहीं चाहिए, वो अपनी जगह में है मतलब वो सेफ है, तो उसको और कोई नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई दे फॉर्म एज इंडिविजुअल. देखो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, इसका एक्चुअल रीजन ये नहीं है, बस मैं इसलिए ऐसे बना के बोल रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए. तो नेटिव एलिमेंट्स मतलब सोच लो कि ऐसा एलिमेंट जो अपनी जगह में, अपनी नेटिव प्लेस में है, तो उसको और कोई नहीं चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन इज सेफ. जब हम सेफ नहीं होते तो हम दूसरों को खोजते हैं. तो इसीलिए they are individual elements and they contain no other substance and they are 100% halide. ठीक है, प्योर halides. तो विद इन ब्रैकेट लिखोगे क्लोरीन एंड फ्लोरीन. ठीक है, एंड दे आर यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. फाइन. नाउ ये जो नेटिव हलाइड्स हैं, हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, मेटल्स, सेमी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आपने मेटल नॉन मेटल का तो नाम सुना ही होगा, सेमी मेटल भी होता है. ठीक है, तो यही नेटिव एलिमेंट्स होते हैं. नेटिव एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल. ना मेटल में कुछ भी लिख दो जो आपको पता है ना, गोल्ड, अगर कुछ नहीं याद रहता है तो गोल्ड, प्लैटिनम, ये याद रखो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट साइंस के क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के कि विच वन ऑफ दिस इज मेटल, विच वन ऑफ दिस इज नॉट मेटल, ऐसे करके आता है. तो ये सभी चीजें याद रख लो, जो जो ह्यूमैनिटीज के हो, जिनका टच छूटा हुआ है ना, कि प्लैटिनम, इरिडियम, ठीक है, ऑस्मियम, आयरन, जिंक, टिन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, लेड, क्रोमियम, ये सब मेटल्स हैं. इन सब चीजों इन सब चीजों से बनी हुई चीजें हम देखते हैं. जो इरिडियम है, if I am not wrong, there is an interesting fact about iridium. There is something called atomic clock. Okay, are you guys aware of it? Just let me know in the chat box. Do you know what is atomic clock? सब अपने एक बार वीडियो ऑन करो तो, just on your videos. Have you heard of atomic clock? Atomic clock क्या होता है, सुना है कभी? नहीं पूजा, atomic clock कभी नहीं सुना? Frankly tell me, सुना है atomic clock क्या होता है?
पूजा ने सुना है एटॉमिक क्लॉक क्या होता है? सुनाई दे रहा है पूजा? एम आई ऑडिबल? ठीक है। तो इसका मतलब आपको एटॉमिक क्लॉक मतलब क्या होता है नहीं पता, कोई भी गूगल सर्च नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मली बोल रही हूँ ये चीज। एटॉमिक क्लॉक मतलब एक ऐसा क्लॉक, उसके बारे में ज्यादा गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर बिना मतलब के बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे। आपका जो एटॉमिक क्लॉक है उसी के बेसिस पे हमारे सारे क्लॉक्स को हम सेट करते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी दुनिया के क्लॉक है ना, हम उसको सेट करते हैं। तो एटॉमिक क्लॉक जो है आपका इरिडियम उसमें है, ठीक है। तो उससे याद रखो इरिडियम के बारे में। तो आपका प्लैटिनम है, ठीक है, प्लैटिनम तो पता है उससे ज्वेलरी बनता है। इरिडियम है, उससे एटॉमिक क्लॉक बना है। ऑस्मियम के बारे में उससे क्या बना है वो मुझे भी नहीं पता, बट इट्स अ मेटल, बट स्टिल यू फाइंड इट आउट। आयरन के बारे में तो आप सबको पता है, जिंक के बारे में पता है, टिन के बारे में पता है, गोल्ड, कॉपर, है ना, मर्क्यूरी, लेड, क्रोमियम। कमिंग टू द सेमी मेटल्स। ओके, सेमी मेटल में क्या है? सेमी मेटल याद रखो, बिस्मथ है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, टेल्यूरियम है, सेलेनियम है। ये याद रख लो, क्योंकि ये जो है मेटल जो है स्टिल यू कैन फिगर आउट कि ये मेटल होंगे। तो सेमी मेटल में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। सो बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, सेलेनियम, एटलीस्ट इतना याद रखो। नॉन मेटल जो है सल्फर है और कार्बन है, ठीक है। सल्फर कार्बन याद रहेगा, दीज आर नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है विच ऑफ दीज आर नॉट मेटल, ठीक है, और उसमें रहता है प्लैटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, है ना, और सल्फर रहता है, तो विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेटल, तो उसमें उसका आंसर होगा सल्फर ही। तो अभी से इसको थोड़ा थोड़ा करके याद रखो। फाइन। नाउ मैंने आपको लास्ट में एक चीज बोला था इसमें कि एक है हलाइड्स, ठीक है, मेजर मिनरल ग्रुप में हलाइड्स, ये इसी में ही हमारा आ गया, नेटिव एलिमेंट्स में, ठीक है। तो सिक्स्थ और सेवेंथ एक ही में आ गया, नेटिव एलिमेंट्स में ही आ गया। फाइन, क्योंकि यहाँ पे हमने हलाइड्स के बारे में बोल लिया, ठीक है। बट स्टिल यू विल गो after these classes, and on Tuesday I would like you all to read a bit about halide overview generally, बहुत ज्यादा deep में जाके नहीं। Fine, okay. Now coming to the physical properties. Just a second, Pratipta, can you just turn on your video? पूजा को समझ में आ रहा है अभी तक? पूजा को समझ में आ रहा है अभी तक? थम्स अप दिखाना है। पूजा, पूजा एंड प्रलिप्ता, समझ में आ रहा है? सत्यजीत को कुछ कुछ मतलब लग रहा है कि हाँ ठीक है कुछ हो रहा है करके, कुछ समझ में आ रहा है सत्यजीत? ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जनरलाइजेशन, उनका ग्रुपिज्म कैसे हुआ है मिनरल्स का, है ना, 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया है हम लोगों ने मेनली, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट the physical properties of minerals, okay, and I cannot start like this, I need to listen to you guys first. Okay, 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 whatever problem you have guys, not an issue, ठीक है। बस तुम लोग नहीं तो ये कर सकते हो ना, तुम लोग वर्चुअली एक थम्स अप दे सकते हो वहां पे, तुम्हें वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सेटिंग्स में है, वहां पे जाके एक थम्स अप दे सकते हो, ठीक है। फाइन, हेलो मैम। नीड नॉट बी वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक थम्स अप का ऑप्शन है ना, हाँ, जस्ट यूज दैट। सत्यजीत, कैन यू जस्ट यूज इट?
so that I'll come to know that you are there. Yeah. Okay. And Pooja, can you use it? And Pralipta, can you use it? Okay, okay, great. Yeah, fine. ठीक है, तो मैं बस एक छोटा सा रिवीजन करूंगी गाइस। मैं ऐसा बार बार करती हूँ, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, ताकि जो फैक्ट्स हैं, जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं तब एक बार में पढ़ाना, हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, कैंडिडेट्स को समझ में आ रहा है, पर जब हम फैक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं तो जितनी बार हम रिवाइज करें हैं वो बहुत अच्छा है और वो बहुत कम है एक्चुअली। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि जो मिनरल्स होते हैं दे नीड टू बी एसोसिएटेड विद सम अदर कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि 98% ऑफ द मिनरल्स ऑफ द टोटल क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो मिलते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एज वेल। फाइन। और मैंने आप लोग को यहाँ पे होमवर्क दिया था, ठीक है, जो आप करके लाओगे ट्यूसडे को, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे बताना है कि ये किस तरह से प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में। फाइन। एंड रेस्ट 2% आर कॉन्स्टिट्यूटेड विद दिस। ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि उन्हें 7 मेजर मिनरल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फाइन। व्हाट आर दोज मिनरल ग्रुप्स? दैट इज सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स। ठीक है, एस से हमारे 3 है, ऐसे याद रख लो कि 7 ग्रुप तो डिवाइड किया गया है, पर हमें एक्चुअली 6 ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि नेटिव एलिमेंट्स में ही हलाइड आ जाता है। तो इस तरह से याद रख लो कि नेटिव एलिमेंट्स में ही हलाइड आ जाता है। ठीक है, तो एक तो 2 तो खत्म हो गए और हमारे 5 बचे। 5 में से 3 जो है वो एस से स्टार्ट होते हैं, सिलिकेट्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स। ठीक है, ये याद हो जाएगा ऐसे, सिलिकेट, सल्फेट, सल्फाइड। फिर उसके बाद आपके जो 2 बचे उसी को याद रखना है, दैट इज ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। फाइन। नाउ हम लोगों ने आपका सिलिकेट्स में क्या पढ़ा कि सारे इग्नियस रॉक्स जो हैं, जो वोल्केनो से बनते हैं, ठीक है, आपके लावा से बनते हैं, ठीक है, वो जो है उसमें सिलिकेट्स होता है। फाइन। और सिलिकेट्स में मेनली क्या होता है? सिलिकेट्स आर मेनली मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। फाइन। एंड दे आर द मोस्ट abundant mineral class. Why? Because 25% of the all known minerals are silicates. फाइन। इतना ही हमें यहाँ पे याद रखना है। ऑक्साइड्स क्या होता है? ऑक्साइड्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो एक या फिर उससे ज्यादा ऑक्सीजन के साथ जब एक और कोई एलिमेंट मिलता है तो उससे जो बनता है, दोज आर नोन एज ऑक्साइड्स। ये मैं ऐसे क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि हमें यहाँ पे, अगर आप साइंस स्टूडेंट भी नहीं हो तब भी आप एग्जाम देते हो, है ना, क्योंकि दे जस्ट रिक्वायर अ ग्रेजुएट। वाई? बिकॉज उनको अंदर डीप नॉलेज नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि इंसान को पता होना चाहिए कि सिलिकेट्स क्या है, ऑक्साइड्स क्या है जनरली। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे बनते हैं? जब एक अनदर एलिमेंट के साथ एक या एक से ज्यादा ऑक्सीजन एटम कंबाइन होता है। हमारे एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और वाटर। फाइन। फिर हम लोगों ने पढ़ा सल्फेट्स और सल्फाइड्स। उसमें मेन डिफरेंस क्या था कि सल्फेट्स जो है उसमें सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है और एक अदर एलिमेंट होता है। ठीक है, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसलूसेंट। फाइन। सॉफ्ट होता है प्लस हैवी होता है। सॉफ्ट और हैवी, अगर याद नहीं रह रहा है कि सॉफ्ट और हैवी, मुझे नहीं याद रहेगा, कंफ्यूजन हो सकता है। तो स्लाइम अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब ऑब्वियसली देखते होगे तो उसमें स्लाइम चैलेंज आता है कि एक स्लाइम बनाना है ना, गोई गोई होता है। मुझे थम्स अप करो, वर्चुअल थम्स अप, स्लाइम का मतलब पता है कि नहीं? यू मस्ट हैव सीन वाटर स्लाइम्स। पूजा, प्रलिप्ता, सत्यजीत, स्लाइम्स पता है ना स्लाइम्स क्या है? अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो इसे कहीं पे लिख लो और इसे एक बार गूगल कर लेना, वाटर स्लाइम्स। नाउ सी, स्लाइम्स मैं क्यों बोल रही हूँ, इसमें स्लाइम्स का कोई काम नहीं है, बट द थिंग इज अगर सल्फेट्स याद रखना है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो स्लाइम्स, सॉफ्ट हैवी याद नहीं रहता, तो सॉफ्ट हैवी क्या चीज होता है? वो स्लाइम होता है। सॉफ्ट भी होता है प्लस हैवी भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए सॉफ्ट और हैवी मतलब ऐसे याद रख लेना कि स्लाइम सॉफ्ट हैवी, स्लाइम ही सल्फेट, सल्फेट से जोड़ दो उसको। ठीक है,
तो हमारा सल्फेट में क्या होगा, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस 1 एलिमेंट, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसलूसेंट होगा, ओपेक नहीं होगा, फाइन ना, इट विल बी सॉफ्ट एंड हैवी, दैट इज स्लाइम, ओके, एंड इट इज लाइटली कलर्ड, फाइन, ये इतना ज्यादा डार्कली कलर्ड नहीं होता, इट इज यूजुअली लाइटली कलर्ड, okay. Now coming to sulfides, sulfide contains sulfur and a metal, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम कैन सब्स्टिट्यूट फॉर सल्फर, ठीक है, ये याद रख लो, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, फाइन. Now coming to the fifth one, that is carbonates. Now carbonates में हमने यहाँ पे क्या बोला, कि carbonates contain whichever element, they contain carbonate and other element. Now they are soft and brittle, ठीक है, और example है आपका limestone, fine. Now अगर हम native element पे आते हैं, the last one which also constitute our halides, ठीक है, हमारा 6th और 7th का जो mineral group था वो एक ही में आ जा रहा है, क्यों, ये नेटिव एलिमेंट का क्या है, दे आर नेटिव, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले रह सकते हैं, so they are individual elements, they contains no other substances and they are 100% pure halides, ठीक है, halides मतलब क्या, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. नाउ halides के बारे में ज्यादा आप मुझे होमवर्क में बताने वाले हो, ठीक है, तो ये दूसरा वाला पॉइंट है, used as building blocks, soft and fragile and water soluble, they are water soluble. Now halides जो होते हैं, they can be divided into 3 groups, that is your metals, non metals and semi metals. metals के बारे में आपको पता है ना, सभी को ये चीज पता रहता है, इन जनरल पता होना चाहिए मेटल के बारे में कि ये सब मेटल्स हैं. सेमी मेटल्स थोड़ा सा याद रख लेना कि बिस्मथ होता है, एंटीमनी होता है, ठीक है, आर्सेनिक होता है, टेल्यूरियम होता है, सेलेनियम होता है, ठीक है, और नॉन मेटल्स जो हैं आपके वो सल्फर और कार्बन है, फाइन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक चीज बस लिखते जाना है कि फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसे कंट्रोल कौन करता है, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, मिनरल का केमिकल कंपोजिशन, उसमें केमिकल्स क्या क्या है वो ऊपर से कैसे दिखेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसकी होगी, ठीक है, वो उसका कौन डिसाइड करता है, उसका केमिकल कंपोजिशन एंड द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस मतलब 3D स्ट्रक्चर, ओके, विच इज गवर्न्ड बाय द एटम्स, उसके अंदर जो एटम्स है उसका 3D स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस स्ट्रक्चर में वहां पे है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, बस इतना याद रखो, ठीक है. तो आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है of the minerals, okay, that will be controlled by the chemical composition and its crystal lattice. तो केमिकल कंपोजिशन मतलब कौन कौन से केमिकल हैं उस मिनरल में, वो फिजिकल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, प्लस उन केमिकल कंपोजिशन का 3D स्ट्रक्चर है ना, उस मिनरल में जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनका 3D स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, वो किस हिसाब से वहाँ पे है, ठीक है, किस अरेंजमेंट में है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, फाइन, इसी तरह से याद रखो. नाउ क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज आर 6 साइडेड, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वार्ट्ज, ठीक है, while crystals of halides are cubic, ठीक है, ये देखो इसके जो क्रिस्टल्स हैं जनरली 6 साइडेड होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइड में वो नहीं है, ऐसे ऐसे निकले हुए हैं टेंटिकल्स टाइप, बट आपका जो NaCl है, ठीक है, हलाइट इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, दैट इज सोडियम क्लोराइड बट इट्स अ हलाइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है आपका, तो दे आर क्यूबिक, क्यूब्स क्यूब्स में होते हैं अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. इसके अंदर जो केमिकल्स होंगे उनका अरेंजमेंट किस तरह से है, फाइन. सो अगर आप एग्जांपल लोगे, क्वार्ट्ज का है 6 साइडेड और क्रिस्टल्स का है हलाइट, क्यूबिक में, फाइन. नाउ क्वार्ट्ज इज हार्ड इनफ, देखो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं रॉक्स ऑन मिनरल्स में, ये आपका केमिस्ट्री में भी आ जाएगा, है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज आ जाएगी, और आपको लगेगा कि आपने ये पढ़ा नहीं था, पर यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाइन. एग्जाम में आपको एक्चुअली ऊपर ऊपर से पढ़ना, ऊपर ऊपर से मतलब क्या, स्मार्ट स्टडी करना है, पूरा अंदर घुस के उसमें क्या है ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब आपके बाद में काम में नहीं आएगा, बट ओवरऑल एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे हम न्यूज पढ़ने को क्यों बोलते हैं,
हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे हम न्यूज में हम क्यों बोलते हैं कि इसका कैपिटल क्या है, स्टेट का कैपिटल क्या है ना, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है, ये हम क्यों बोलते हैं? हम उनके साथ बैठते उठते थोड़ी ना है। पर ये है कि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, दैट इज फॉर अ जनरल अवेयरनेस। फाइन, तब हमें पता रहता है कि अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, वो क्या कर रही हैं। अच्छा वो बजट पेश कर रही है तो वो क्या कर रही है, उनका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। ठीक है, ये सभी चीजें जनरल अवेयरनेस बढ़ाती हैं, तो वही चीज ही जनरल स्टडीज में भी होते हैं। फाइन। तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या याद रखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी इज गवर्नड, इट इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन एंड दैट केमिकल्स क्रिस्टल लैटिस। अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्वार्ट्स आर जनरली सिक्स साइडेड, ओके, and NaCl which is a halide are cubic. Fine. Now quartz का और क्या प्रॉपर्टी है? Quartz is hard enough to scratch glass. ठीक है, इतना हार्ड है कि वो ग्लास पे भी स्क्रैच कर सकता है। एंड इट इज वाटर इनसॉल्युबल, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। फाइन। हलाइट में क्या है? जस्ट ऑपोजिट है, इट विल नॉट स्क्रैच ग्लास एंड इट इज इजीली डिसॉल्वेबल इन वाटर। ठीक है, हलाइट ऐसे याद रखो। NaCl मतलब एक्चुअली क्या होता है? NaCl मतलब एक्चुअली आपका नमक होता है। ठीक है, तो नमक तो पानी में आराम से घुल जाएगा, है ना। हलाइट आराम से घुल जाएगा, और जो क्वार्ट्स है वो तो नहीं घुलेगा, वो तो पत्थर जैसा, क्रिस्टल जैसा दिख रहा है ना। तो ये जो क्वार्ट्स है ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, बट यू कैन स्क्रैच ए ग्लास, इट इज सो हार्ड। फाइन। एंड एवरीथिंग इज अपोजिट इन हलाइट्स। ओके। सोडियम एंड क्लोरीन, देखो यहाँ पे और भी लिखा हुआ है कि मतलब ये डिसॉल्व क्यों हो जाता है ये हलाइट, बिकॉज सोडियम एंड क्लोरीन डिसॉल्व्ड आयंस इन वाटर। ओके, सोडियम एंड क्लोरीन डिसॉल्व हो सकते हैं, H2O के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो इसीलिए वो डिसॉल्व हो जाते हैं। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इन क्वार्ट्स। ओके, यहाँ पे देखो क्वार्ट्स का फॉर्मूला क्या है? SiO2। तो यहाँ पे सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इन क्वार्ट्स, ओके, नॉट yield easily to dissolve forces of water। ठीक है, इतना जल्दी मतलब आपको बेसिकली इसमें क्या याद रखना है कि एक हलाइट है, जैसे हम NaCl ले लिए, Na जो है, सोडियम जो है और क्लोरीन जो है, ठीक है, वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं आयंस। ठीक है, वाटर क्या है आपका H2O, तो वो इजीली उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। बट आपका जो क्वार्ट्स है विच इज मेड अप ऑफ Si, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ओके, इतनी जल्दी वो डिसॉल्व नहीं होंगे वाटर के साथ, तो इतनी जल्दी वो बाइंड नहीं करेंगे H2O के साथ। फाइन। गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड। सत्यजीत, पूजा, ओके। देखो ये जितने सिंपलेस्ट वे में बताया जा सकता है मैं बता रही हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ, बहुत खुशी मिलेगी कि आप लोगों को क्लास के एंड तक कुछ ना कुछ याद रहे। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, अभी मैंने जनरल आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी, तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताया कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है एक मिनरल का, दैट कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टी। और वो जो केमिकल्स होंगे उसके अंदर, उनका क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, उसका क्रिस्टल लैटिस प्लस उनका कंपोजिशन, ये दो चीज आपका गवर्न करेंगे। तो हमने एग्जांपल दिया क्वार्ट्स का और हलाइट्स का। हलाइट्स में किस चीज का दिया? NaCl का, सॉल्ट जो होता है ना। क्वार्ट्स की प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन स्क्रैच अ ग्लास सरफेस। इसका क्या मतलब होता है स्क्रैच अ ग्लास सरफेस? मतलब यही क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज दैट मच हार्ड। ओके, एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, बट आपका जो हलाइट्स है दैट इज, सॉरी, इट इज वाटर इनसॉल्युबल। ओके, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। वो इतना हार्ड होता है, ऐसे याद रख लो कि वो इतना हार्ड होता है कि इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ना आपका हलाइट्स जो होता है इट डिसॉल्व्स इन वाटर, ओके, बट इट कैन नॉट स्क्रैच ऑन ग्लास, इट इज नॉट दैट टफ। फाइन। नाउ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एक बाय एक आएंगे, तो फर्स्ट वन वुड बी योर एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। ओके, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अंदर अंदर ये मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे आपको, ये जैसे ये एक है, ठीक है, इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल डिजाइन होगा वो ऐसे होगा। ये एक है, इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल डिजाइन होगा ये एक होगा। ये एक है, आपको दिख रहा है कंपाउंड, इसके अंदर का जो मॉलिक्यूलर डिजाइन होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनके अंदर का मॉलिक्यूलर डिजाइन जिस तरह से होगा,
ठीक है, मॉलिक्यूल्स जिस तरह से अरेंज किए हुए होंगे वो वैसा दिखेगा। ठीक है, हम घर का शेप जिस तरह से देंगे, घर ओवरऑल बाहर से वैसा दिखेगा, वैसे ही। तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो किस तरह से पाए जाते हैं जनरली मिनरल्स? क्यूबिक फॉर्म में, ऑक्टाहेड्रन फॉर्म में, हेक्सागोनल प्रिज्म फॉर्म में। ठीक है, ये देखो क्यूबिक फॉर्म में, है ना, हेक्सागोनल फॉर्म में, ये आपका ऑक्टाहेड्रन फॉर्म में। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रन फॉर्म में जैसे कि आपका फ्लोराइट हो गया, ठीक है, ये फ्लोराइट हो गया, तो ये ऑक्टाहेड्रन फॉर्म में है। ठीक है, ये क्यूबिक हो गया आपका, और ये आपका हो गया हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये सब ऐसे अलग अलग फॉर्म में क्यों दिख रहे हैं आपको बाहर से? ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनके अंदर का मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जिस तरह का है, बस यही है इसका फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कि एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिटरमाइंड बाय द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अंदर के मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट जिस तरह से होंगे, एक्सटर्नली उसका क्रिस्टल वैसे ही दिखेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। Now next property is cleavage. Now what is cleavage? Cleavage is tendency to break, ठीक है, in given direction producing relatively plane surfaces. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो मैं बताती हूँ। जब हम एक चौक को ऐसे तोड़ते हैं, जब चौक को हम ऊपर से ऐसे गिरा देते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे पार्ट पार्ट में टूटता है, वैसे बिखर नहीं जाता है चौक, इट डजंट गेट स्कैटर्ड। जैसे शीशे को फोड़ेंगे हम, शीशे को ऊपर से गिराएंगे, अगर आप लोग को सुनाई दे रहा होगा बहुत ध्यान से सुनो, बहुत सिंपली मैं समझा रही हूँ, याद हो जाएगा। अगर हम एक शीशे को, इफ वी टेक अ ग्लास, पीस ऑफ ग्लास एंड वी जस्ट जस्ट थ्रो इट ओवर द फ्लोर, इट स्कैटर्स, छोटे छोटे टुकड़ों में वो कट जाते हैं। पर आप नया नया चौक लाए होगे, देखना लंबा लंबा, उसको गिराओगे तो वैसे पीस में, 3 पीस बन जाएगा, या फिर 2 पीस में डिवाइड हो जाएगा। प्लेन सरफेसेस में एकदम प्लेन आराम से टूटेगा और 2 पीस में डिवाइड हो जाएगा। तो क्लीवेज का मतलब वही होता है कि मिनरल का और एक प्रॉपर्टी क्या होता है, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शंस प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेसेस। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया है? थम्स अप करो। मैंने जो ग्लास और चौक का बताया, सत्यजीत। ओके, हाँ, तो मैंने आपको अभी जो बताया कि अगर हम ग्लास को फोड़ेंगे तो वो पूरा स्कैटर हो जाएगा, पर अगर हम चौक को ऊपर से गिराते हैं तो फिर देखना वो एक पीसेस में टूटता है, एकदम इक्वल, या फिर ऐसे पूरा एकदम मतलब प्लेन सरफेसेस में टूटता है। तो वही चीज है क्लीवेज। ठीक है, ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मिनरल्स की, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेसेस. It is a result of internal arrangement of the molecule. See, everything, all the thing that happens, it's all because of the internal arrangement. जिस तरह का internal arrangement होगा, मतलब एक चीज के अंदर जिस तरह की molecule जिस तरह से arranged होगी, उसी तरह से वो property दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि जो हालाइट है, ठीक है, 3 डायरेक्शन में टूटता है। ठीक है, इन 3 डायरेक्शंस मतलब क्या, कि जब ये टूटेगा ना ऊपर से, अगर हम इसको गिराएंगे या फिर किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से ये टूटेगा, ये 3 डायरेक्शन, ये दिख रहा है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मतलब इसका अरेंजमेंट ही इस तरह से होता है कि जब ये गिरेगा ये 3 डायरेक्शन में यूजुअली टूटेगा। अगर आप फेल्डस्पार देखोगे, दिस इज ऑल्सो अ मिनरल, फेल्डस्पार में क्या होगा कि इट विल ब्रेक डाउन इन 2 डायरेक्शंस। ठीक है, 2 डायरेक्शन में, प्लेन प्लेन सरफेसेस में। ठीक है, अगर आप मॉस्कोवाइट देखोगे, इन 1 डायरेक्शन ओनली इट विल ब्रेक। फाइन, तो बस इसमें यही याद रखना है, क्लीवेज मतलब होता है टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेसेस। और ये क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस मिनरल में, वो जिस तरह से अरेंज्ड है उसी तरह से वो डायरेक्शन चूज करता है टू ब्रेक डाउन इनटू प्लेन सरफेसेस। ठीक है, तो हालाइट जैसे 3 डायरेक्शन में, फेल्डस्पार 2 डायरेक्शन में, ठीक है, आपका मस्कोवाइट जो होगा इन 1 डायरेक्शन। फाइन, नाउ कमिंग टू द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज फ्रैक्चर। ठीक है,
क्लीवेज और फ्रैक्चर आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। क्लीवेज में भी चीजें टूटती हैं, वो प्लेन सरफेस में टूटेंगी, जो अभी मैंने आपको बताया कि ग्लास टूटना और चौक टूटने में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जब चौक टूटेगा दैट विल बी लाइक क्लीवेज, फाइन। पर अगर यहाँ पे फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, इन सम रॉक्स द इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज सो कॉम्प्लेक्स दैट देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें इस तरह से टूटता है जब वेदरिंग होता है। आप देखना इसी तरह का ये पिक्चर देखो, इससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे प्लेन वे में, प्लेन सरफेस में नहीं टूटा है, तो इसी को हम बोलेंगे कि फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर मतलब क्या, कि इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कि वहां पे कोई प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर होता है, वेदर आउट हो जाता है, फाइन। ना फोर्थ पॉइंट जो हमारा होगा दैट इज कॉल्ड लस्टर, ठीक है। किस तरह का दिख रहा है, उसका शाइन कैसा है, लस्टर मीन शाइन। सो द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल विदाउट रिगार्ड्स टू कलर, ठीक है। क्या कलर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उसका साइन कैसा है, उसको ऊपर वो दिखता किस तरह का है, लाइक मेटालिक है, सिल्की है कि ग्लॉसी है, ठीक है। कभी कभी हम बोलते हैं मैट फिनिश है इस चीज पे, ये चीज बहुत पॉलिश्ड है, ये चीज बहुत मैट फिनिश दे रही है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं। वो क्या है, वो लस्टर है, ठीक है। वो किस तरह का अपीयरेंस देता है, फाइन। नाउ अगर हम कलर पे आएंगे, कलर इज बेस्ड ऑन आल्सो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फाइन। तो इसमें तो ये सब याद रखने की कोई चीज नहीं है, ये सब बस उसके नाम दिए हुए हैं, तो आपको बस याद रखना है कि कलर इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक्चुअली एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आपको बस याद रखना है कि इसमें कलर है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कलर देखते हैं, लस्चर देखते हैं, फ्रैक्चर देखते हैं, क्लीवेज देखते हैं, है ना। ये देखो, और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म which is determined by the internal arrangement of the molecules, कि molecules अगर क्यूब्स में होंगे तो ऐसे फॉर्म होंगे, ऑक्टाहेड्रन होंगे, है ना, तो ऐसे होंगे, हेक्सागोनल होंगे तो ऐसे होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ फिजिकल कैरेक्टर, ये सॉरी ये एक्चुअली पिक्चर में मैंने इसको पहले से स्लाइड बनाया था, तो इसको मैंने अलग से लिखा है स्ट्रीक, ठीक है। स्ट्रीक का मतलब क्या है, कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, ये पिक्चर में जो दिख रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पे अभी चूरा बनाती हूँ इसका, इफ आई ग्राउंड इट, ठीक है, मैं इसको अगर तोड़ती हूँ, उसको क्रश करती हूँ, तो इसका जो पाउडर बनेगा वो किस कलर का बनेगा, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे बाहर से अपीयर होता है, अगर कोई ग्रीन मिनरल है, उसका पाउडर बनाने से वो ग्रीन भी दिख सकता है या फिर वो व्हाइट भी दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि बाहर का जो अपीयरेंस है वही ही अंदर रहेगा अगर हम पाउडर फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कलर्स ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, ओके, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीक। इट मे बी ऑफ द सेम कलर एज मिनरल और मे डिफर, जैसा मैंने बताया। तो जैसे देखो, यहाँ पे एग्जांपल है कि मैलिचाइट इज ग्रीन एंड इट गिव्स ग्रीन स्ट्रीक। अगर हम ये जो मैलिचाइट है, अगर हम इसको क्रश करते हैं, इसका पाउडर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो ये बाहर से भी ग्रीन दिखता है और अंदर से भी ग्रीन दिखेगा। पर कुछ कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जो कि बाहर से अगर ब्लू दिख रहे हैं और उसको क्रश करो तो वो व्हाइट पाउडर निकलता है, ठीक है। तो ये इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद उसका सेवेंथ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है जो इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है आपका मिनरल, ट्रांसलूसेंट हो सकता है, ओपैक हो सकता है। आई होप एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ दीज थ्री वर्ड्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक। ओपैक मतलब जहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है, लाइट विल नॉट पास एट ऑल, ओपैक है। जैसे ये वाला पत्थर जो है ये पूरा ओपैक है, फाइन। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है, कुछ कुछ दिख रहा होता है, ओके। ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा आर पार दिखता है उससे, फाइन। नाउ कमिंग टू द एथ कैरेक्टर दैट इज स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर किस तरह का उसका होगा ना, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, लाइक फाइन, मीडियम और कोर्स ग्रेन्ड। देखो, क्रिस्टल्स जिस तरह से अरेंज्ड होंगे, हमने अभी क्या बोला कि क्रिस्टल्स किस तरह से अरेंज होंगे, जिस तरह से मॉलिक्यूल्स उसके अंदर अरेंज्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, जिस तरह का उसका क्रिस्टल होगा, ठीक है। तो तीन तरह के क्रिस्टल हो सकते हैं, या फिर वो फाइन हो सकता है, या फिर मीडियम हो सकता है, या फिर कोर्स ग्रेन्ड हो सकता है। उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो फाइन दिख सकते हैं, जैसे ये है आपका, ठीक
है, फाइन है ये, ऊपर से देखो कुछ नहीं लग रहा है, इतना ज्यादा फाइन ग्रेन्यूल्स है। मीडियम ग्रेन्यूल्स में ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, कोर्स ग्रेन्यूल्स में भी बहुत इंटेंसली ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो इट कैन बी फाइन ग्रेन्ड, मीडियम ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड। नाउ इट कैन बी, ये आपका क्या है, अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स पे है, फाइन मीडियम एंड कोर्स ग्रेन। नाउ फाइब्रस, फाइब्रस मतलब उसके रेशियो टाइप दिख रहे हैं कि नहीं, दैट कैन बी सेपरेबल, डाइवर्जेंट एंड रेडिएटिंग, ठीक है। सेपरेबल, डाइवर्जेंट एंड रेडिएटिंग। सेपरेबल मतलब जिसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट मतलब जो इधर उधर डायरेक्शन में दिख रहे होंगे आपको, और रेडिएटिंग मतलब बाहर की तरफ निकले हुए दिखते हैं, ठीक है। तो इसको वो फाइब्रस भी हो सकते हैं, बस इतना याद रखो स्ट्रक्चर में मिनरल कैसा हो सकता है, फाइब्रस भी हो सकता है या फिर ग्रेन्ड भी हो सकता है, ठीक है। और ग्रेन्ड में मीडियम फाइन हो सकता है, ये सब एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर में बस एक ही चीज याद रखना है कि इट कैन बी फाइब्रस और इट कैन बी ग्रेन्ड, इतना याद रखना है, ठीक है ना। कमिंग टू द 9th पॉइंट, देखो ये सिर्फ 10 ही पॉइंट है इसमें, ये वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हार्डनेस, ठीक है। कि आपका जो मिनरल होगा उसका हार्डनेस किस तरह का होगा। नाउ रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच, यू नो 10 मिनरल्स आर सिलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। इसको एक्चुअली ये कभी कभी एग्जाम में आता है, इसको अरेंज करने के लिए। ये 1 to 10 में जितना वो मिनरल लिखा हुआ है ना, धीरे धीरे इसका हार्डनेस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। देखो ये कॉमन सेंस है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट, है ना, ये हमको पता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो डायमंड से थोड़ा कम हार्ड होगा ये वाला मिनरल, टोपैज थोड़ा कम होगा, क्वार्ट्ज थोड़ा कम होगा, फेल्डस्पैर थोड़ा कम होगा। तो जैसे साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल में जब हम लोग पीरियोडिक टेबल जिस तरह से याद रखते थे, वैसे ही वैसे ही आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ये 10 को एक लाइन में याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रेफरेंस में लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो हार्डनेस होता है दैट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस, ओके। तो इसीलिए यू हैव टू रिमेम्बर इट इन ऑर्डर एज इट इज रिटन ओवर हियर, दैट इज द सॉफ्टेस्ट विल बी टाल्क, ठीक है, फिर जिप्सम, फिर कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, टोपाज, ठीक है, कोरंडम, ठीक है, फिर डायमंड। फाइन, आई एम सो सॉरी, देयर इज लॉट्स ऑफ ट्रबल टुडे। फाइन, सो हमें ये 10 जैसे भी करके याद रखने हैं, एंड दिस मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, बहुत सारे एग्जाम के इसमें ये आता है जनरली, और ये बहुत इजी भी है। याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बस यही करना है कि जैसे मैं आपको ज्योग्राफी में बताती हूँ कि आपका जो रिवर्स हो गया है ना, नेशनल पार्क, ये सब जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि लेक ये सब जो है उसको मैप में पिन पॉइंट करके रखो, वैसे ही इसको छोटे छोटे कॉपी में ना अलग अलग कलर से, टैल्क को अलग कलर से, जिप्सम को अलग कलर से, कैल्साइट को अलग कलर से, फ्लोराइड को, ऐसे करके 10 डिफरेंट कलर से अगर लिख लोगे ना, साइकोलॉजिकली बहुत असर पड़ता है, ठीक है। साइकोलॉजिकली आपको याद रहने लगता है फिर, क्योंकि आपको याद रहता है कि मैंने डायमंड को पिंक कलर से लिखा था, हाँ तो मुझे ये चीज याद है, टैल्क को मैंने ब्लू कलर से लिखा था, हाँ तो ब्लू के बाद वो ग्रीन था। इस तरह से एक्चुअली याद रखना पड़ता है एग्जाम के लिए, तो आपको ये पूरे 10 सीक्वेंस में याद होने चाहिए। फाइन, so this was all about hardness. Now coming to physical characteristic, last one, that is your specific gravity. So what is specific gravity? The ratio between the weight of a given object and the weight of an equal volume of water, ठीक है। सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है ये रेशियो, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज रेशियो। तो रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, उसके साथ हम किसका रेशियो निकालेंगे, वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना का वेट है इस ऑब्जेक्ट का, उतना का ही इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे, और उसका रेशियो जब निकालेंगे उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये चीज हमारा लास्ट हो गया। फाइन, अभी तक कुछ चीजें याद रही आप लोग को, ये पूरा फैक्चुअल क्लास था बिकॉज सत्यजीत हैज जॉइंड टुडे, वी वर कंटिन्यूइंग विथ क्लाइमेट,
बट देन हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ कुछ पढ़ लिया है क्लाइमेट में, तो अगर आज सत्यजीत स्टार्ट करता तो फिर उसे कम समझ में आता। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया, ताकि ये फैक्चुअल टॉपिक जो कि स्टार्टिंग के लिए ये सही है। ठीक है, प्रलिप्ता, पूजा, थोड़ा बहुत याद हुआ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स? थम्स अप चाहिए मुझे। और अगर नहीं समझ में आया या फिर नहीं लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, तो फिर आप नहीं भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सत्यजीत, आर यू गेटिंग फ्यू थिंग्स आउट ऑफ इट? ओके फाइन। हम लोगों ने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ये मेजर मिनरल्स के बारे में। अभी जैसे मैं क्वार्ट्स के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, क्वार्ट्स और हलाइड्स के बीच में जो डिफरेंस बता रही थी कि क्वार्ट्स कैन स्क्रैच ऑन अ सरफेस ऑफ अ ग्लास एंड बट इट इज नॉट वाटर सॉल्युबल, है ना। तो वैसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तीन इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे मैंने लिए हैं कि क्वार्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वार्ट्स का फॉर्मूला क्या था? SiO2 था। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट, ठीक है। सैंड एंड ग्रेनाइट से ये बना है, फाइन। और इट कंसिस्ट ऑफ, सॉरी, सैंड और ग्रेनाइट में सबसे ज्यादा आपको क्वार्ट्स मिलेगा, ठीक है। सैंड और ग्रेनाइट में सबसे ज्यादा आपको क्वार्ट्स का, क्वार्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन सैंड एंड ग्रेनाइट, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका। आपको क्वार्ट्स में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? सिलिका। इट इज अ हार्ड मिनरल, इट इज अ हार्ड मिनरल वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। हमें ऑलरेडी पता है कि इट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड इट इज अ हार्ड मिनरल, ये भी हमें पता है। इट कैन स्क्रैच ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, है ना। इट इज वाइट और कलरलेस एंड यूज्ड इन रेडियो एंड रडार। ये चीज लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो और रडार में यूज किया जा सकता है क्वार्ट्स, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, हमने यहाँ पे पढ़ा सैंड और ग्रेनाइट का, ठीक है। मेड अप ऑफ क्वार्ट्स एंड फेल्डस्पार, ठीक है। तो ग्रेनाइट में आपका क्वार्ट्स भी होता है और फेल्डस्पार भी होता है। तो आपको क्वार्ट्स में क्या क्या याद रखना है, लास्ट बार के लिए मैं आपको बता रही हूँ। क्वार्ट्स में याद रखना है कि क्वार्ट्स इज हार्ड एंड इट इज वाटर इनसॉल्युबल। इट कंसिस्ट्स ऑफ सिलिका, ठीक है। एंड क्वार्ट्स इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। इसका क्या मतलब है? सैंड एंड ग्रेनाइट में क्वार्ट्स होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वार्ट्स में क्या है? सिलिका है, फाइन। ना क्वार्ट्स कहाँ पे यूज आता है? क्वार्ट्स का जनरल कलर क्या होता है? यूजुअली व्हाइट एंड कलरलेस। इट इज यूज्ड इन रेडियो एंड रडार, फाइन। ना लास्ट पॉइंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में ऊपर में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे आपका ऑलिवाइन में, ठीक है। ऑलिवाइन इज यूजुअली ग्रीनिश क्रिस्टल। ऑलिवाइन ना आपका वहाँ भी यूज होता है, ज्वेलरी में भी यूज होता है, मैंने मेंशन किया होगा, हाँ। ऑलिवाइन आपका ज्वेलरी में भी मेंशन यूज होता है, ठीक है। इट इज यूजुअली अ ग्रीनिश क्रिस्टल। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स इसलिए डाले हैं ताकि आपको याद रहे कि ये कैसा दिख रहा था, ठीक है। ये अगर टूटेगा तो कैसे होगा? ये सिक्स साइडेड था, जो जो मैंने पढ़ा है, इसलिए पिक्चर्स याद रखना जरूरी है, पिक्चर्स को देखते रहना। So it is usually greenish crystal found in basaltic rocks, ठीक है। In basaltic rocks, greenish crystal, बस इतना important है। Magnesium, iron, silica are major elements of olivine. So olivine में क्या क्या होता है? Magnesium, iron, silica, ठीक है। तो olivine लिखोगे आप लोग और उसमें ब्रैकेट डाल के लिखोगे मैग्नीशियम, सिलिका, आयरन, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना है। ज्वेलरी, बस इतना लिख देना, क्योंकि इतना लिखोगे भी तो आपको याद रहना चाहिए। अगर मुझे याद रह रहा है तो आपको भी याद रहना चाहिए कि ज्वेलरी क्यों लिखा था मैंने। अगर बाद में आप पढ़ोगे तो फिर बोलोगे ऑब्वियसली ये ज्वेलरी में यूज होता होगा, तो बस ज्वेलरी लिखो, ठीक है। अदर मिनरल्स लाइक क्लोराइड, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, बॉक्साइट, ठीक है, बेराइट आर आल्सो प्रेजेंट इन सम क्वांटिटी इन द रॉक। ये नहीं याद रखने से भी चलेगा, फाइन। पर ये याद रखना है कि इट इज अ ग्रीनिश क्रिस्टल ऑलिवाइन। ऑलिव खाए होगे कभी, है ना, पिज्जा में ऑलिव होता है, ठीक है। वो ऑलिव अलग से भी मिलता है, तो ऑलिव ऐसे ग्रीनिश दिखता है, तो उसी से ही याद रखो कि ऑलिवाइन मतलब ऑलिव जैसा होगा, तो वो थोड़ा सा ग्रीनिश होगा और ऑब्वियसली क्रिस्टल होगा, तो इट इज अ ग्रीनिश क्रिस्टल
फाउंड इन बसाल्टिक रॉक्स। बसाल्टिक रॉक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर दो, है ना, रेड पेन से या किसी और पेन से। फाउंड इन बसाल्टिक रॉक्स, ठीक है। क्या क्या मिलते हैं इसमें? मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, ठीक है, और ये ज्वेलरी में यूज होता है, बस इतना ही याद रखो। नाउ कमिंग टू फेल्डस्पार। हाँ, फेल्डस्पार में क्या है कि सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल टाइप ऑफ फेल्डस्पार। फेल्डस्पार ये जो आपको दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट्स क्या है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर फाउंड इन स्पेसिफिक फेल्डस्पार वैरायटी। इन जनरल फेल्डस्पार में क्या होता है? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बट फिर उसमें वैरायटी अगर आप देखोगे फेल्डस्पार डिफरेंट कैसे होगा, ये तो होगा ही होगा उनमें, ठीक है, पर उनमें और डिफरेंट क्या होगा? उनमें डिफरेंट होगा, जैसे कि इसको कैसे मैं समझाऊं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजी है। जैसे कि हम लोग सब इंडियंस हैं, ठीक है, पर हम लोगों में कौन साउथ इंडियंस हैं, ठीक है। साउथ इंडियन लोगों का खाना अलग होता है, नॉर्थ इंडियन लोगों का खाना अलग होता है, ईस्ट इंडियंस का अलग खाना होगा, वेस्ट इंडियंस का अलग खाना होगा। वैसे ही सारे फेल्डस्पार में, है ना, एक ही चीज होगी, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, वो तो होगा ही होगा। पर उनमें और अगर वैरायटी हम लाएंगे तो वो क्या लाएगा? सोडियम, पोटेशियम। जैसे किसी में होगा सिलिकॉन ऑक्सीजन सोडियम, वो एक तरह का फेल्डस्पार हो गया। किसी में हो गया सिलिकॉन ऑक्सीजन पोटेशियम, किसी में हो गया सिलिकॉन ऑक्सीजन कैल्शियम एल्यूमिनियम, वो एक तरह का फेल्डस्पार हो गया। तो समझ में आ रहा है ना कि फेल्डस्पार में कॉमन क्या होगा? सिलिकॉन और ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट। तो आप कैसे लिखोगे फेल्डस्पार? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज, ठीक है, vary in sodium, potassium, calcium, aluminium, etc. Fine. Now half of the Earth's crust is composed of feldspar. तो देखो half of the Earth's crust is composed of feldspar, तो ये important हो जाता है फिर, ठीक है। तो feldspar के बारे में अच्छे से पढ़ना है। It has light cream to salmon pink color. This is not that important. It is used in ceramics and glass making. ये याद रख लो कि ceramics और glass making. Fine. So feldspar is useful in ceramics and glass making. Silicon and oxygen are common in it. ठीक है. Apart from that, what makes it different? What gives it a variety? That is sodium, potassium, calcium, aluminium, etc. Fine. ना ये हमारे major minerals थे। ना minerals को हम फिर से divide करेंगे, ठीक है। Minerals can be further divided in metallic and non-metallic, ठीक है ना। मेटालिक में क्या होगा? देखो, मैं जब आपको बोलती हूँ ना कि हमेशा फ्लो चार्ट बनाए करो, आई मेंट दिस, इस तरह से जब कोई भी क्लासिफिकेशन होगा इस तरह से, और इससे भी शॉर्ट अगर आप नोट्स बना सकते हो जो आप समझ सकते हो एग्जाम में, उस तरह से बनाने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में जब रिवाइज करो तो बहुत अच्छे से रिवीजन आपका हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी। नहीं तो आपको पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा कि इतना सब कुछ लिखा हुआ है। तो minerals can again be divided into metallic and non-metallic. Metallic minerals are, classified again in three types: precious metals, ferrous metal, non-ferrous metal. Precious metal में याद रख लो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, है ना। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम हमें इंडिया में सबसे ज्यादा सबको पता है कि ये बहुत प्रेशियस है, ठीक है। फेरस, नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन होगा, नॉन फेरस मेटल मतलब जिसमें आयरन नहीं होगा। तो फेरस मेटल मतलब है आयरन एंड अदर मेटल्स आर मिक्स्ड अप टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील। ये बस एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, फेरस मेटल का। फेरस मेटल्स में आयरन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आयरन एंड अदर मेटल्स आर मिक्स्ड अप टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील। स्टील में क्या होता है आपका? स्टील में आपका आयरन बेसिकली होता ही होता है, और उसमें अदर काइंड्स ऑफ मेटल होते हैं, तो उससे स्टील का वैरायटी पता चलता है, क्वालिटी ऑफ स्टील, ठीक है। नॉन फेरस मेटल मतलब क्या होता है? नॉन फेरस मेटल मतलब दैट इंक्लूड्स मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। ये याद रख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉन फेरस मेटल, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, एग्जाम में डायरेक्टली आता ही है। मैंने देखा है ये चीज केमिस्ट्री में, जनरल साइंस में। देखो इसमें साइंस भी कवर हो जाएगा। जनरल साइंस में आता है कि विच आर द नॉन फेरस मेटल,
ठीक है, वो आपको गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम या कुछ दे देंगे, आयरन एंड लेड। तो आपको पता होना चाहिए कि लेड इज अ नॉन फेरस मेटल। फाइन। नाउ कमिंग टू योर नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स मतलब क्या होता है? These minerals do not contain metallic content. कॉमन सेंस, नॉन मेटालिक लिखा हुआ है तो मेटल तो होंगे ही नहीं। लाइक सल्फर, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, तीन चीज याद रखना, सल्फर, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स। फाइन। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिक्सचर्स मिनरल्स। ठीक है, सीमेंट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, मेटालिक मिनरल्स नहीं होते। फाइन। हमारा मिनरल्स ओवरऑल खत्म हो गया और मिनरल्स में कुछ है नहीं। तो मिनरल्स का कुछ भी याद रहा आप लोगों को? थोड़ा बहुत इन जनरल हमको ओवरव्यू याद रखना है। सत्यजीत, डिड यू लर्न एनीथिंग? क्लासिफिकेशंस? ओके। पूजा, ओके, ठीक है। तो हम अभी रॉक्स पे आते हैं। अभी हम थोड़ा सा रॉक्स पे आते हैं। रॉक्स आर वेरी इजी बिकॉज अभी कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल में थोड़ा मजा भी आता है क्योंकि उसमें समझना रहता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल में हमारा क्या है कि अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। हमको पता है कि अर्थ क्रस्ट में रॉक्स होते हैं, है ना, और रॉक्स में ही मिनरल लगे हुए होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। ठीक है, एक या फिर एक से ज्यादा मिनरल से बना हुआ होता है रॉक। ठीक है, एंड रॉक कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, और वो डिफरेंस भी होता है, उसके कलर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनाइट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एक डेफिनाइट मिनरल कंपोजिशन नहीं होता है। कोई भी मिनरल अगर एक साथ होंगे तो उससे रॉक बन सकता है। ठीक है, या फिर नहीं भी बन सकता है, ऐसा कुछ डेफिनाइट कंपोजिशन नहीं है। क्लोज रिलेशन, देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स। जस्ट अ सेकंड। या, there is a close relation between rocks and landforms and rocks and soils। ठीक है, हमारा जो लैंडफॉर्म है वो रॉक से ही बनता है। ठीक है, किस तरह का लैंडफॉर्म है, पहाड़ी एरिया है या प्लेन एरिया है या प्लेट्यू है, वो सब रॉक से ही डिटरमाइन होता है, और रॉक से ही सॉइल बनता है। सत्यजीत ने वो क्लास नहीं अटेंड किया है। जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें रॉक से ही बनता है, रॉक के वेदरिंग से बनता है ना। रॉक में पानी लगेगा या रॉक में कोई एक्सटर्नल एक्सोजेनस फोर्सेस, मैंने कहा था, स्नो, रेन, है ना, विंड, ये सब से क्या होगा आपका कि उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे लग के वेदरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो रॉक से सॉइल बनता है, रॉक से लैंडफॉर्म बनता है। हमारे जो रॉक्स हैं वो तीन तरह के, मैंने स्टार्टिंग में एकदम क्लासेस में बताया था कि टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या क्या है। ठीक है, हमारे रॉक्स जनरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक्स हमारे तीन तरह के हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब इन जनरल बस याद रख लो जो मैं बोल रही हूँ। इग्नियस रॉक मतलब क्या होगा? जो लावा से बना होगा। ठीक है, जो वोल्केनिक इरप्शन से जो बाहर आया होगा, ठीक है, उससे जो रॉक बना होगा, जैसे ही बाहर आता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उससे जो रॉक बना होगा ना, दैट विल बी नोन एज योर इग्नियस रॉक। जैसे बसाल्टिक रॉक, और वो रॉक जब सॉइल बनते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि रॉक और सॉइल का रिलेशन है, क्या है कि रॉक से सॉइल बनता है। ठीक है, तो ये इग्नियस रॉक से कौन सा सॉइल बनेगा? इग्नियस रॉक से आपका ब्लैक सॉइल बनेगा, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेग्यूड सॉइल। ठीक है, ये बस ऐसे करके याद रख लो कि इग्नियस रॉक कैसे बनता है। इग्नियस रॉक वोल्केनिक इरप्शन से, वोल्केनिक एक्टिविटी से बनता है, जब लावा आपका ठंडा हो जाता है बाहर आके। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक मतलब क्या होता है? जैसा नाम ही बता रहा है, सेडिमेंट्स, लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो क्या होगा कि कोई भी तरह के रॉक, इग्नियस रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, वो सब जब टूट जाते हैं ना तो वो लेयर बाय लेयर ऐसे आते जाते हैं। ठीक है, फिर से लेयर, दूसरा लेयर, ऐसे करके आपका एक एक जो रॉक होगा, जैसे ये सेडिमेंट्री, अच्छा इसमें मैंने पिक्चर अभी नहीं डाला है। तो सेडिमेंट्री लॉक लेयर बाय लेयर दिखेगा, जैसे आपने फॉसिल्स देखा होगा ना, जब फॉसिल्स निकालते हैं तो ऐसे लेयर बाय लेयर होता है।
तो सेडिमेंट्री रॉक में लेयर्ड होता है, ठीक है, बहुत जनरेशन लगते हैं लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट में, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, जब इग्नेयस रॉक सेडिमेंट्री रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक हो, ठीक है, बाय हीट और प्रेशर, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर हम फिर से रीअरेंज करते हैं, तब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म मींस टू मॉडिफाई, टू इवॉल्व अगेन, फाइन, चेंज अगेन, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक आपका कैसे बनता है, इग्नेयस रॉक सेडिमेंट्री रॉक या फिर जो पुराने मेटामॉर्फिक रॉक होंगे उनको अगर हम रीअरेंज कर दें उनका इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो वो जो रॉक बनेगा वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इग्नेयस रॉक होता है वो वोल्केनो से बनता है, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो इग्नेयस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री तीनों से बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो भी तीनों से बनता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर ना, हीट एंड प्रेशर कहाँ से आएगा, हम ये देखेंगे, एक टेक्टोनिक प्लेट जब दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के नीचे जाता है तो यहाँ पे एक्सट्रीम हीट एंड टेम्परेचर होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसकी वजह से हमारा जो यहाँ का जो पत्थर होगा ना उसमें पूरा इंटरनल चेंजेस आता है, ठीक है, वो फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, ठीक है। ये मैं और अच्छे से एक्चुअली हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, अभी बस जनरली याद रखो कि हमारा जो इग्नेयस रॉक होता है वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बनता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो इग्नेयस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के लेयर बाय लेयर बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो भी तीनों से ही बन सकता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इंटरनल रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, रीअरेंजमेंट एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, फाइन। नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट अ बिट विद योर टाइप्स ऑफ रॉक, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रॉक जो है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, अभी जो मैंने आपको जो बताया वही मैंने लिखा है कि जो इग्नेयस रॉक है दैट इज सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा एंड लावा, बताया वोल्केनिक एक्टिविटी से। सेडिमेंट्री रॉक जो है डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक बाय एक्सोजेनस फोर्स, एक्सोजेनस फोर्स मतलब वही वाटर, ठीक है, आपका टेम्परेचर, विंड, ये सब हो गया एक्सोजेनस, बाहरी फोर्स की वजह से जो सेडिमेंट्स बनते रहते हैं, डिपोजिट होते रहते हैं, और सेडिमेंट लेयर बाय लेयर डिपोजिट होते रहते हैं, उससे जो आपका बनता है that is your sedimentary rock. Now metamorphic rock formed out of existing rocks undergoing recrystallization. क्या लिखा हुआ है, formed out of existing rocks. Which are the existing rocks? Igneous rock, sedimentary rock, they're already existing. Even some of the metamorphic rocks also. Now they will undergo recrystallization under high heat, that is high temperature and high pressure. उससे जो फिर से इवॉल्व होंगे, इन सब में फिर से बदल के उसको हम जो बनाएंगे उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही रख देती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स कि आप लोग को कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। समझ में